हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं आशीष। और आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। इसका एक हिस्सा एयर पॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। अब वाटर पॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर भी देखेंगे इसमें थोड़ा सा, जो जितना रिलेट हो सकता है करंट अफेयर से। ये पेपर 3 का यूनिट 9 है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वाटर पॉल्यूशन को देखते हैं। तो इसको हम लोग 5 हेड्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला डेफिनेशन है, दूसरा है कॉजेज़, तीसरा इम्पैक्ट, चौथा कंट्रोल और पांचवा है केस स्टडी द गैंजेस पॉल्यूशन, कि गंगा नदी में कैसे पॉल्यूशन हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नमामि गंगे प्लान क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये केस स्टडी है रिवर गंगा के ऊपर। इसको आप एस्से में भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको आप फिट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक, देखा जाए तो कहते हैं ना, वो फॉर्डर है ये आपके लिए। इसको कहीं पे भी आप डाल सकते हैं। तो अब वाटर पॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक मशहूर यूके के बायोलॉजिस्ट थे जॉन टॉड। उनके एक कोट से कि आवर लिक्विड प्लैनेट ग्लोज लाइक अ सॉफ्ट ब्लू सफायर इन द हार्ड एज डार्कनेस ऑफ स्पेस। देयर इज़ नथिंग एल्स लाइक इट इन द सोलर सिस्टम, इट इज़ बिकॉज ऑफ वाटर। कि जो हमारा प्लैनेट है वो एक ब्लू सफ़ायर की तरह चमकता है सोलर सिस्टम के अंदर। और ये जो इसकी चमक है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ वाटर। तो ये वाटर कितना ज़रूरी है अभी आगे हम लोग स्लाइड्स में देखेंगे। तो इस कोट को हम लोग जस्टिफाई भी करेंगे आगे जाके। तो एक जनरल डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अबाउट 97% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज़ फाउंड इन ओशियन एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ड्रिंकिंग और इरीगेशन। लगभग 97% पानी जो है वो ओशियन के फॉर्म में है। द रिमेनिंग 3% इज़ फ्रेश वाटर। तो बचा हुआ 3% जो है फ्रेश वाटर है। ऑफ दिस 2.997% इज़ लॉक्ड इन आइस कैप्स और ग्लेशियर। ये जो फ्रेश वाटर में भी 2.997% जो है वो ग्लेशियर के फॉर्म में लॉक्ड है। दस ओनली 0.003% ऑफ अर्थ्स टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ईजिली अवेलेबल टू अस एज सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर एंड वाटर इन लेक्स, स्ट्रीम, रिवर्स एंड वेटलैंड्स। ठीक है, तो सिर्फ 0.003% जो है प्योर वाटर या फ्रेश वाटर जिसको कहते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है in form of water vapor, river, lakes, groundwater, etc. Resource which is so little and at the same time so precious, pollution of the resource would further aggravate the situation. अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो बहुत ही कम है मात्रा में और वो भी दूषित हो जाए, उसको भी प्रदूषित कर दिया जाए, तो फिर किस तरह की सिचुएशन होगी। तो वाटर इज सेड टू बी पॉल्यूटेड व्हेन द क्वालिटी और कंपोजिशन ऑफ वाटर चेंजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली as a result of man's activities such that it becomes unfit for any purpose. जिस भी पर्पज़ के लिए वो वाटर है, चाहे वो नहाने के लिए हो या पीने के लिए हो या सिंचाई के लिए हो, अगर वो इतना ज़्यादा दूषित हो जाए कि वो उस पर्पज़ के लिए फिट ना रहे, कि वो उस लायक ही नहीं बचा, पानी इतना प्रदूषित है, ऐसे तो इसको कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। सिंपल बात है। ये कुछ डिटेल्स दे दिए कि 97% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। ये सारी चीज़ें अगर आपको कभी वाटर पॉल्यूशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में कभी कुछ लिखना आ जाए, तो ऐसे कुछ डेटा होना चाहिए आपके पास। और ये जो जो भी पूरा कोर्सेज हैं निधि श्री एकेडमी में, जितने भी कोर्सेज हैं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं। हालांकि प्रीलिम्स में तो आपके काम आएंगे ही, लेकिन मेंस में आपको कैसे आंसर लिखना है वो आपको पता चलेगा। अब वाटर पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। पहला है पॉइंट सोर्स। When a source of pollution can be readily identified because it has a definite source and a place where it enters the water, it is said to come from a point source. Example, municipal and industrial discharge pipes, etc. अगर हमें पॉल्यूशन का पॉइंट पता है कि भाई पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, किसी ड्रेनेज सिस्टम से आ रहा है, तो या हो सकता है कोई सीवर लाइन जो है किसी वाटर बॉडी के साथ, मतलब सीवर लाइन जो है वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट हो गई। तो पॉल्यूशन का सोर्स कहाँ से है, स्रोत कहाँ से है, कहाँ से पॉल्यूट हो रहा है पानी, अगर हमें ये चीज़ पता है तो वो कहलाता है पॉइंट सोर्स। भाई अगर पॉइंट सोर्स हमें मालूम है तो वाटर पॉल्यूशन से निजात भी पाई जा सकती है। कुछ ना कुछ एफर्ट्स मारे जा सकते हैं कि यार इसका क्या किया जाए। दूसरा आता है नॉन पॉइंट सोर्स। व्हेन अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कैन नॉट बी रीडली आइडेंटिफाइड सच एज एग्रीकल्चर रन ऑफ, एसी ड्रेन, एट्सेट्रा, दे आर सेड टू बी नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। जब पॉल्यूशन का स्रोत हमें मालूम ही ना हो,
ये पॉल्यूट हो तो रही है कोई वाटर बॉडी, लेकिन ये पॉल्यूशन आ कहाँ से रहा है? अगर एग्रीकल्चरल रन ऑफ हो भी रहा है तो एग्जैक्टली कौन सी फील्ड से हो रहा है? ठीक है, तो नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब जब हमें सोर्स ना पता हो, उस वो सोर्स जो पानी को दूषित कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं कॉजेज़ पर। तो पहला है डोमेस्टिक सीवेज एंड अनट्रीटेड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। जो अगर हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज है या ह्यूमन या और एनिमल वेस्ट है वो वाटर के साथ या वो वाटर बॉडी के साथ मिक्स हो जाए तो क्या होगा? तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। देयर आर सेवरल क्लासेस ऑफ कॉमन वाटर पॉल्यूटेंट्स। दीज आर डिसीज कॉजिंग एजेंट्स विच इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वर्म्स दैट एंटर वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज एंड अनट्रीटेड ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। भाई अगर अनट्रीटेड ह्यूमन एनिमल वेस्ट है, डोमेस्टिक सीवेज है, ये किसी वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा है, मिल रहा है, वाटर बॉडी में जाके उसको दूषित कर रहा है, तो क्या होगा? बहुत सारे वायरस होंगे इन वेस्ट में, प्रोटोजोआ होंगे, वर्म्स होंगे। जब हम इस पानी को अपने यूज़ में लेंगे, पिएंगे, नहाएंगे, तो ये सारे वर्म्स हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन वेस्ट कंटेन कंसनट्रेटेड पॉपुलेशन ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया सच एज इशर्शिया कोली एंड स्ट्रेप्टोकोकस फीकली। ह्यूमन वेस्ट में इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। दीज बैक्टीरियाज आर नॉट हार्मफुल इन लो नंबर्स। लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट इन वाटर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ दीज बैक्टीरिया विच कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीजेज। जितनी भी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीजेज हैं, ख़राब पानी को पीने से जो होती हैं, वो इन बैक्टीरियाज़ की वजह से होती हैं। क्योंकि चाहे वो डोमेस्टिक सीवेज हो, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो या ह्यूमन वेस्ट हो, उनमें इन बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जब ये हमारे वाटर सोर्स के साथ आके मिक्स होते हैं तो ये कितने हार्मफुल होते हैं ये आपको मालूम ही है। अब दूसरा कॉज है एंटरिंग ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस इन वाटर। ये ऑक्सीजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, चाहे वो एनिमल डंग हो, चाहे वो लीफ लिटर हो, चाहे वो प्लांट से का फोराज हो, ये जो पत्तियाँ होती हैं और जितने भी जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा कोई वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में चला जाए, किसी वाटर बॉडी के साथ मिक्स हो जाए, तो क्या होता है? These are organic waste that can be decomposed by aerobic bacteria. Large population of bacteria use up the oxygen present in water to degrade these waste. In the process, this degrades water quality. एक्चुअली क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं ना, ये डिकम्पोज होते हैं। और डिकम्पोज कौन करता है? एरोबिक बैक्टीरिया करते हैं डिकम्पोज। तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में बहुत सारा ऑक्सीजन इन लोग कंज्यूम कर लेते हैं। वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, तभी मछलियाँ सांस ले पाती हैं। तो इन ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के चक्कर में बहुत सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। और ये उन ऐसे वाटर बॉडीज़ में ज़्यादा अफेक्ट पड़ते हैं जो लेंटिक वाटर बॉडीज़ होते हैं। लेंटिक मतलब जो स्टैगनेंट होते हैं, जैसे पॉन्ड हो गया, ठीक है, कोई लेक हो गई। रिवर तो क्या होता है? फ्लोइंग, मतलब रिवर तो फ्लो करती रहती है, तो उसकी अपनी क्लिनजिंग वेलोसिटी होती है। लेकिन जो लेंटिक वाटर बॉडीज़ होती हैं वो बहुत तेज़ी से अफेक्ट होती हैं, खासकर जब ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा उसमें मिल जाता है। तो नाउ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर जब भी ऑर्गेनिक वेस्ट किसी वाटर बॉडी में ज़्यादा होगा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी कम हो जाता है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in the water body is called biological oxygen demand. The amount of BOD in the water is an indicator of the level of pollution. अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन बहुत कम है, तो इससे पता चल रहा है कि भाई उस पानी में पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, ऑर्गेनिक वेस्ट कितने ज़्यादा हैं। If too much organic matter is added to the water, all the available oxygen is used up. This causes fish and other forms of oxygen dependent aquatic life to die. जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी तो फिश जो है या जो दूसरे एक्वाटिक एनिमल हैं वो सांस कहाँ लेंगे। Thus anaerobic bacteria that do not require oxygen begin to break down the waste. Their anaerobic respiration produces chemicals that have a foul odor and an unpleasant taste that is harmful to human health.
क्या होता है कि अगर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में है और उनको डिकम्पोज करते करते ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गई है वाटर बॉडी की, तो क्या होते हैं, बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट करने लग जाते हैं। ये एनारोबिक बैक्टीरिया पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं कर पाते उस ऑर्गेनिक वेस्ट को, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम एरोबिक बैक्टीरिया का है, एनारोबिक का नहीं। बट ये एनारोबिक क्या करते हैं, ये फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं, अनप्लेजेंट टेस्ट क्रिएट करते हैं पानी का, तो वो और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है सिचुएशन। अब तीसरा कॉज क्या आया वाटर पॉल्यूशन का, एग्रीकल्चरल सोर्सेज। भाई एग्रीकल्चर, अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। एग्रीकल्चर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये फर्टिलाइज़र में ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये सारे हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनको कहते हैं। जब ये लीच होकर पानी में आते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। अ थर्ड क्लास ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स। These are water-soluble nitrates, phosphate that cause excessive growth of algae and other aquatic plants. ये जब बहुत मात्रा में, क्योंकि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये सारे प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जब ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं किसी वाटर बॉडी में आके मिक्स होते हैं, तो वाटर बॉडी में ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो छोटे प्लांट होते हैं, खासकर एल्गी वगैरह, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। The quantity of fertilizers applied in a field is often many times more than is actually required by the plant. ठीक है, अब भाई फर्टिलाइज़र में सब्सिडी मिलती है तो खूब बेहिसाब यूज़ किया जाता है। ठीक है, द लीचिंग ऑफ दीज केमिकल्स ड्यू टू सरफेस रन ऑफ एंड मिक्सिंग विथ वाटर बॉडीज एग्रावेट्स द प्रॉब्लम। आपने फर्टिलाइज़र्स जो है खूब सारा मिक्स किया सॉइल में, अब लीच हुआ, वो पूरा फर्टिलाइज़र जो है लीच होकर या सरफेस रन ऑफ के थ्रू वाटर बॉडी में गया और फिर दिक्कतें शुरू हो गई। वाटर बॉडी में गया, फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए उस वाटर बॉडी के अंदर। ठीक है, साथ में पेस्टिसाइड भी चला गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है। पेस्टिसाइड विच एंटर वाटर बॉडीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द एक्वेटिक फूड चेन। They are then absorbed by the phytoplankton and aquatic plants. These plants are eaten by the herbivorous fish, which are in turn eaten by the carnivorous fish, which are in turn eaten by the water birds. At each link in the food chain, these chemicals which do not pass out of the body are accumulated and increasingly concentrated, resulted in biomagnification of these harmful substances. तो ये सब harmful substance तो है ही। अब ये पानी में मिक्स हो गए कि कोई फॉर एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन्स जो है इनको एब्जॉर्व करेंगे, जो छोटे प्लांट है एल्गी को कौन खाता है, फिश को कौन खाता है, बड़ी मछली को कौन खाता है, ह्यूमन बीइंग। तो ये या बर्ड खाती हैं या ह्यूमन बीइंग खाते हैं, तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स का बायोमैग्निफिकेशन होता जा रहा है ये पॉल्यूटेंट्स का। देखिए ना, छोटे से बड़े लेवल पे आता चला जा रहा है, क्योंकि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये कोई पेट के अंदर जाके डिज़ोल्व तो होते नहीं हैं, ये तो एज इट इज़ रहते हैं। तो इनका बायोमैग्निफिकेशन होता जा रहा है पूरे फूड चेन में, अगर आप ध्यान से देखें तो चलिए ये क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक वेस्ट देख लिया, इनऑर्गेनिक वेस्ट देख लिया। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे। भाई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वाटर को पॉल्यूट करती हैं कि नहीं, तो हाँ करती हैं। अब ऑर्गेनिक केमिकल्स विच इंक्लूड ऑयल, गैसोलीन, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, क्लीनिंग सॉल्वेंट, डिटर्जेंट एंड मैनी अदर केमिकल्स. These are very harmful to aquatic life and human health. They get into the water directly from industrial activity, either from improper handling of chemicals in industries and more often from improper and illegal disposal of chemical waste. इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, बहुत तरीके के केमिकल्स, बहुत तरीके के प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, इस तरह के पदार्थ जो हैं वो डिस्चार्ज होते रहते हैं। ये सारे आ जाते हैं वाटर बॉडी के साथ मिक्स हो जाते हैं और हार्मफुल होते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। अब इसमें आ जाता है हॉट वाटर। तो हॉट वाटर को ही थर्मल पॉल्यूशन भी कहते हैं। थर्मल पॉल्यूशन अकर्स व्हेन इंडस्ट्री रिटर्न्स द हीटेड वाटर टू अ वाटर सोर्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर पावर प्लांट आप देख लीजिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और ये जब पानी
को जो है डिस्चार्ज किया जाता है तो उस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये हॉट वाटर जब जाके वाटर बॉडी के साथ मिक्स करता है तो वो उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता है। या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देख लीजिए, या जो अपने थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो कोल ऑपरेटेड होते हैं, उसमें भी ऐसा ही सिस्टम होता है। तो जब ये गर्म पानी किसी वाटर बॉडी के साथ मिक्स होता है तो ये वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। जब भी हॉट वाटर होता है उसमें क्या होता है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। DO डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम तो एक्वेटिक जो मरीन लाइफ है या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। पावर प्लांट्स हीट वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। For efficient functioning of the steam, the warm water not only decreases the solubility of oxygen but changes the breeding cycle of various aquatic organism। ठीक है, एक तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के जीवन के लिए भी खतरा है, प्लस ब्रीडिंग साइकिल या वो किस तरह से उनका जो रिप्रोडक्शन साइकिल है उस पर भी असर करता है। अब हम लोग चलते हैं छठवें कॉज पर जो इम्पोर्टेंट है, जो है ऑयल स्पिल। भाई तेल गिर जाए अगर समुद्र में या किसी वाटर बॉडी में, उससे क्या होगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑयल स्पिल इज लीकेज ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्ट। ये जो शिप जो है, जो कार्गो लोडेड शिप होती है, एंड लीकेज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स। एंड ऑयल स्पिल कुड अकर ड्यूरिंग ऑफ शोर ऑयल प्रोडक्शन एज वेल। ये जितने भी ऑफ शोर ऑयल प्रोडक्शन है ना, जहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉम्बे हाई हो गया, या जहाँ पे समुद्र के तट के बगल में जहाँ पे ड्रिलिंग होती है, वो ऑयल स्पिल करते हैं और समुद्र के पानी को ख़राब करते हैं। ऑयल बीइंग लाइटर देन वाटर covers the water surface as a thin film, cutting off oxygen to floating plants and other producers। भाई ऑयल जो है सतह पे आ जाता है तो ऑक्सीजन को मिलने नहीं देता पानी के साथ। ठीक है, जब ऑक्सीजन को पानी के साथ मिलने नहीं देता है तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सीधे मरने लगते हैं। विद इन आवर्स ऑफ एन ऑयल स्पिल द फिशेज, शेलफिश, प्लैंकटन डाई ड्यू टू सफोकेशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, वही है। अब इसमें एक चीज़ देखनी है, कभी कभी आ जाता है, या आप अपने आंसर को एनरिच करने के लिए भी लिख सकते हैं, शिप बलास्ट। ये शिप बलास्ट होता क्या है? ऑयल टैंकर्स ऑफन यूज सी वाटर एज बलास्ट टू स्टेबलाइज द शिप आफ्टर दे हैव डिस्चार्ज देयर ऑयल। दिस ऑयल कंटेमिनेटेड वाटर इज देन डिस्चार्ज बैक इनटू द सी व्हेन द टैंकर इज रीफिल्ड। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि जो शिप होती है ना, वो नॉर्मली स्टेबलाइज नहीं होती जब तक उसमें अच्छा खासा लोड ना हो या कार्गो ना हो। तो क्या होता है कि अगर कार्गो ऑफलोड हो चुका है, अगर कार्गो है ही नहीं शिप में, ठीक है, तो शिप में क्या किया जाता है, बहुत सारा सी वाटर भर लिया जाता है ऑयल टैंक में ही, ताकि वो शिप बहुत भारी हो जाए या कार्गो का काम करे। और जब पोर्ट पे आती है शिप, जब कार्गो लदना होता है शिप में, तो इस बलास्ट वाटर को फेंक दिया जाता है वापस समुद्र में। तो जब ऑयल के साथ मिक्स होकर पानी समुद्र में जाता है तो वो ऑयल स्पिल का ही काम करेगा। अच्छा खासा मात्रा में ऑयल जाता है समुद्र में। ये इससे आप समझ सकते हैं कि लोडिंग बलास्ट वाटर एट सोर्स पोर्ट। अभी तक इसमें कोई कार्गो नहीं है। कार्गो नहीं है तो शिप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया गया, सी वाटर लाद लिया गया। बलास्ट टैंक्स फुल ड्यूरिंग वोएज। ठीक है, डिस्चार्जिंग बलास्ट वाटर एट डेस्टिनेशन पोर्ट। जहाँ से हमें कार्गो लादना था वहाँ पे हमने बलास्ट वाटर को डिस्चार्ज कर दिया। बलास्ट टैंक्स एम्प्टी ड्यूरिंग वोएज। अब ये देखिए लास्ट में कार्गो फुल हो चुका है, फर्स्ट में देखिए कार्गो जो है एम्प्टी था। ठीक है, तो कार्गो अगर फुल है तो हमें बलास्ट वाटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कार्गो एम्प्टी है तो हमें बलास्ट वाटर की ज़रूरत है, जिसको बाद में डिस्चार्ज करना पड़ता है। उसके साथ बहुत सारा ऑयल भी निकलता है साथ में, तो वो एक ऑयल स्पिल का ही काम करता है। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ऑयल स्पिल के कुछ ही घंटों बाद फिश या जो भी प्लैंकटन होते हैं वो सब ख़त्म होने लगते हैं। सातवां है इन्वेजिव स्पीशीज़। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे सॉइल और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बने ही नहीं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और दूसरे प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर कर देते हैं। तो एक एग्जांपल है, प्लांट्स ऑफ वाटर हायासिंथ आर द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। They grow abundantly in eutrophic water bodies and lead to an imbalance in the ecosystem।
क्या होता है, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं किसी भी वाटर बॉडी में, वाटर हायासिंथ। ये जब ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, तो ये मरेंगे भी भाई, एक टाइम पे इनकी डेथ होगी तो डिकम्पोज किया जाएगा। डिकम्पोज कौन करेगा? एरोबिक बैक्टीरिया। पूरी डिजॉल्व ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और एक्वेटिक एनिमल मरने लगेंगे। इस तरह की लेक को कहते हैं यूट्रोफिक लेक, जहाँ पे न्यूट्रिएंट तो बहुत ज़्यादा होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होता है, और एक्वेटिक एनिमल ना के बराबर होते हैं। तो चूंकि ये इतना तेज़ी से बढ़ते हैं ये वाटर हायासिंथ, कि इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ से बढ़ना शुरू किए तो ये पूरी लेक को ही ढक लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। अब हमारा क्या तीसरा हेड आया, इम्पैक्ट। तो ये वाटर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, तो पहले तो देखते हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ। डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटल सीवेज contain many undesirable pathogenic microorganisms, and its disposal into water without proper treatment may cause an outbreak of serious diseases such as typhoid, cholera, etc. ये जो भी डोमेस्टिक और ये जो हॉस्पिटल का जो सीवेज होता है, जब ये वाटर बॉडी के साथ मिक्स होता है, तो जैसे हम लोग ने पहले देखा कि बहुत सारे पैथोजेंस उसमें रहते हैं, तो ये बहुत तरीके की बीमारियां कर सकता है, जैसे टाइफॉइड कर सकता है, कॉलरा कर सकता है। Metals like lead, zinc, arsenic, copper, mercury and cadmium in industrial wastewater adversely affect human and other animal. अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो तो और ख़तरनाक होता है, उसमें बहुत तरीके के मेटल्स भी रहते हैं, हैवी मेटल्स रहते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, कैडमियम हो गया। ये जब शरीर के अंदर जाएंगे तो क्या क्या करेंगे? पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज बाय मर्करी कॉजेज मीना माटा न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है मीना माता डिसीज़, अगर मरकरी का लेवल बहुत ज़्यादा है पॉल्यूशन में वाटर बॉडी में तो। मरकरी कंपाउंड इन वेस्ट वाटर आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरियल एक्शन इनटू एक्सट्रीमली टॉक्सिक मिथाइल मरकरी विच कैन कॉज नंबनेस ऑफ लिप्स, लिम्स एंड टंग एंड मेटल डीरेंजमेंट्स। भाई मरकरी कंपाउंड अगर बहुत ज़्यादा है पानी में, और पानी में बहुत तरीके के बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं फर्दर टॉक्सिक कंपाउंड मिथाइल मरकरी में, जिससे बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, नंबनेस ऑफ लिप्स, लिम्स, मेंटल डीरेंजमेंट, कई प्रकार की। इसके बाद चलते हैं दूसरे हैवी मेटल पे, लेड। लेड कॉजेज लेड पॉइजनिंग। लेड इंटरफेयर्स विद अ वैरायटी ऑफ बॉडी प्रोसेस एंड इज टॉक्सिक टू मैनी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ठीक है। लेड एक्चुअली क्या होता है, किडनी के लिए बहुत हानिकारक होता है। लेड अगर शरीर के अंदर चला जाए तो किडनी खराब, ठीक है, सीधी बात। वाटर कंटेमिनेटेड विथ कैडमियम कैन कॉज इटाई डिसीज, ऑल्सो कॉल्ड आउच डिसीज, अ पेनफुल डिसीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट एंड कैंसर ऑफ लंग्स एंड लीवर। अगर कैडमियम की मात्रा शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इटाई डिसीज़ होती है। इससे जो है शरीर के जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं, चाहे वो एल्बो हो, नी हो, ठीक है। अब एक्वेटिक सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, ये तो हम लोग ने देख ही लिया है, इसमें तो कुछ है नहीं। पॉल्यूटेड वाटर रिड्यूसेस डिजॉल्व ऑक्सीजन, पता ही है आपको। देयर बाई एलिमिनेट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक प्लैंकटन, मोलस्क एंड फिश। हाउएवर अ फ्यू टॉलरेंट स्पीशीज लाइक ट्यूबीफेक्स, ये एक वॉर्म होता है, एंड सम इंसेक्ट लार्वा may survive in highly polluted water with low dissolved oxygen content. Such species are recognized as indicator species for polluted water. अगर पानी में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो सीधी सी बात है डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें बहुत कम होगी। डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होगी तो किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, कुछ वॉर्म होते हैं जो कि एक इंडिकेटर स्पीशीज़ का भी काम करते हैं कि भाई अगर ये वॉर्म है किसी वाटर बॉडी में तो समझ जाइए कि वो वाटर बॉडी बेहद पॉल्यूटेड है। उस वॉर्म का नाम है, या उस इंसेक्ट का नाम है ट्यूबीफेक्स। तो ये याद रखिएगा, एंड दीज आर इंडिकेटर स्पीशीज़। ऑलराइट, अब ये वाटर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या होता है एवियन इकोसिस्टम में, ये जो बर्ड्स वगैरह होती हैं। हमने बायोमैग्निफिकेशन देखा था अभी थोड़ी देर पहले वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, कि फाइटोप्लैंक्टन को फ़िश खा ली, फिर फ़िश को बड़ी मछली खा ली, फिर उसको बड़ी मछली को जो भी बर्ड खा लिया है या इंसान खा गए। तो इसमें एवियन इकोसिस्टम में भी ऐसा होता है, जैसे कुछ पॉल्यूटेंट है, फॉर एग्जांपल मरकरी है या डीडीटी है, ये जो है इसको कोई जो भी है, जैसे डीडीटी जो है कोई छोटी मछली खा ली या मरकरी छोटी मछली खा ली, फिर एक सारस आ गया, क्रेन आ गया, उसने वो मछली खा गया,
तो बायोमैग्निफिकेशन एवियन इकोसिस्टम में भी होता है। खासकर एक पदार्थ है डीडीटी। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स which causes thinning of eggshell and their premature breaking eventually cause a decline in bird population। एक तो पदार्थ होता है एंडोसल्फन, ये एज अ पेन किलर यूज़ किया जाता है जानवरों में। तो इस एंडोसल्फन की वजह से वल्चर की पॉपुलेशन इनफैक्ट क्लोज टू एक्सटिंक्ट तक आ चुके हैं, वल्चर बहुत ही कम बचे हैं। तो डीडीटी भी यही करता है। डीडीटी इनफैक्ट अब बैन भी हो चुका है इंडिया में। तो डीडीटी का भी काम यही है कि ये जो है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है बर्ड में। तो बर्ड के जो अंडे होते हैं वो हैच होने से पहले ही टूट जाते हैं, तो बर्ड की पॉपुलेशन कम होती चली जाती है। और ये डीडीटी, मरकरी, ये सब कैसे आता है पानी में? ये बिकॉज ऑफ सरफेस रन ऑफ। हम लोग डीडीटी वगैरह का छिड़काव करते हैं क्रॉप्स में, प्लांट्स में, पानी बरसता है, लीचिंग होती है और बहते हुए वाटर बॉडी तक आ जाता है। Groundwater pollution. In India, at many places, the groundwater is threatened with contamination due to seepage from industrial and municipal waste and effluents, sewage channels and agricultural runoff. जो हमारा ग्राउंड वाटर है ये भी अछूता नहीं है वाटर पॉल्यूशन से। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं सीपेज के जरिए या सीवेज के जरिए, जो है ग्राउंड एक्वीफर्स से मिल जाते हैं और ग्राउंड वाटर पॉल्यूट करते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो रेत खनन होता है, सैंड माइनिंग, वो भी ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कॉज है। आप सैंड माइनिंग करते हैं, ऊपर की परत हटा देते हैं आप, ग्राउंड वाटर उससे एक्सपोज हो जाता है, ठीक है, बहुत आसानी से ख़राब वाटर परकोलेट कर सकता है। तो पॉल्यूटेंट्स लाइक फ्लोराइड, यूरेनियम, हैवी मेटल्स एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर कॉमन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इनफैक्ट फ्लोराइड की प्रॉब्लम कि ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, ये तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट राजस्थान में फ्लोराइड प्रॉब्लम से राजस्थान आज भी जूझ रहा है। सिमिलरली नाइट्रेट्स का कंसनट्रेशन, फॉस्फेट का कंसनट्रेशन, ये मतलब बहुत ही हार्मफुल है अगर ग्राउंड वाटर तक चला जाए तो। अब चौथा हेड क्या है हमारा? चौथा हेड ये है कि वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीनलीनेस ऑफ वाटर बॉडीज़, The Government of India has passed the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 to safeguard our water resources. एयर पॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, उसी तरह वाटर को बचाने के लिए ये एक्ट लागू किया गया है, लेकिन ये 1974 में किया गया है। ये एक्ट भी याद रखिएगा और डेट भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। इन इंडिया द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, an apex body in the field of water quality management, has developed a concept of designated best use. इसमें किया क्या गया है, CPCB ने क्या किया है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि बहुत जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ABCDE, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉल्यूशन लेवल। तो जो मतलब जो A टाइप वाटर बॉडी है वो काफ़ी अच्छी हैं, साफ़ सुथरी हैं, और E टाइप जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो इसमें pH है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, BOD है, टोटल कॉलीफॉर्म है, फ्री अमोनिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वाटर बॉडीज़ को इन 5 भागों में डिवाइड कर लिया गया है कि भाई इसके BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा है तो वाटर जो है, वाटर बॉडी काफ़ी पॉल्यूटेड है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन अगर बहुत कम है तो भी वाटर बॉडी पॉल्यूटेड है। pH अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है या बहुत ज़्यादा एसिडिक है, दोनों ही वजहों से, तो वाटर बॉडी कंटेमिनेटेड है। तो ये सारे इस तरह से ग्रुप किया गया है वाटर बॉडीज़ को। दूसरा एक तरीका है रिपेरियन बफर। रिपेरियन बफर में क्या करते हैं कि कई बार आपने देखा होगा तालाब के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं। तो ये पेड़ क्या करते हैं, एक तो सॉइल को पकड़ कर रखते हैं, तो किसी भी तरीके से लीचिंग नहीं हो पाती कि भाई कोई चीज़ सॉइल से बहते हुए वाटर बॉडी में आ गई, एक तो ये नहीं हो पाता। दूसरी बात, बहुत तरीके के पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं पानी में, वो भी पेड़ बहुत आसानी से एब्जॉर्व कर लेते हैं। मतलब पेड़ अपने आप में एक फ़िल्टर ही होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट, बहुत सारे चीज़ें पेड़ की जड़ें खुद ही एब्जॉर्व कर लेती हैं। तो इनको कहते हैं रिपेरियन बफर। तो कभी वाटर बॉडीज़ के किनारे आप देखिए तो लाइन से एक पूरा सीरीज़ ऑफ ट्रीज़ जो है प्लांटेड रहते हैं। तो अ रिपेरियन बफर इज़ अ वेजिटेटेड एरिया बफर स्ट्रिप नियर अ स्ट्रीम, यूजुअली फॉरेस्टेड, which helps shade and partially protect a stream
फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ एडजेसेंट लैंड यूज़। किसी तरीके का अगर लैंड यूज़ हो, जैसे मैंने बताया भाई सॉइल को पकड़ के रखते हैं पेड़, सबसे बड़ी बात ये, तो सरफेस रन ऑफ नहीं हो सकता वहाँ पे, ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये ट्रीटमेंट की बात कर रहा है कि जो सीवेज वाटर है या जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है उनको ट्रीट किया जाए। तो ये थोड़ा सा डाटा भी देख लेते हैं कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ वाटर सप्लाई फ्लोज बैक इनटू द इकोसिस्टम एज वेस्ट वाटर। करेंटली इंडिया हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रीट अप्रॉक्सीमेटली 37% ऑफ इट्स वेस्ट वाटर। इंडिया सिर्फ 37% अपने वेस्ट पानी को ट्रीट कर पा रही है। एक फिगर दिया हुआ है 22,963 मिलियन लीटर्स पर डे अगेंस्ट अ डेली सीवेज जनरेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 61,074 मिलियन लीटर्स पर डे अकॉर्डिंग टू 2015 रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सीधी सी बात है, आप थोड़ा सा आप इतना फिगर आपको याद रखना है कि 37% ऑफ वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड ओनली। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर एंड द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। तो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट सीवेज वाटर before releasing it into water bodies. Hot water should be cooled before release from the power plants. ठीक है, समझ में आ गया भाई। जो पावर प्लांट्स है जो बहुत गर्म पानी सीधे वाटर बॉडीज़ में झोंक देते हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। पहले वो कूल करें, उसके बाद डिस्चार्ज करें एटलीस्ट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर अमृत प्रोजेक्ट। ये जो अमृत प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, काफ़ी मतलब फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसमें भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जिक्र हुआ है। Excessive use of fertilizer and pesticides should be avoided. एक तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी ये ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की मात्रा कम किया जाए, और वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनिमल रेसिड्यू एज फर्टिलाइज़र कैन रिप्लेस केमिकल फर्टिलाइज़र। ये कहा जा रहा है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा चलने की ज़रूरत है। अब चूँकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आ गई तो ज़ीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। ज़ीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग एक तो करंट अफेयर में है, दूसरी बात इसको जिसने शुरू किया है सुभाष पालेकर जी, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, सुभाष पालेकर। इनको पद्मश्री मिला है ज़ीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग, अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए इन्हें पद्मश्री मिला है। इन्होंने क्या बोला कि भाई कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है कम से कम होनी चाहिए। ये जो सीमांत किसान हैं या जो ये स्मॉल फार्मर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। इनकी कॉस्ट ऑफ इनपुट मतलब जो फर्टिलाइज़र कॉस्ट है या जो सीड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट शुड बी मिनिमम, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं करना, ठीक है, और एक प्री ग्रीन रेवोल्यूशन टाइप ऑफ फार्मिंग करनी है। तो इन्होंने 4 पिलर हैं इनके ज़ीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग के। एक है जीवामृत, दूसरा है बीजामृत, तीसरा है अच्छदान, और चौथा है वापहास। तो इसको देखते हैं क्या चीज़। तो ये जीवामृत क्या है? ये एक तरीके से ऑर्गेनिक मेन्योर बनाने की विधि है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्रेश काउ डंग एंड एज्ड काउ यूरिन बोथ फ्रॉम इंडियाज़ इंडिजिनस काउ ब्रीड, जैगरी, गुड़, पल्स, फ्लावर, वाटर एंड सॉइल टू बी अप्लाइड ऑन फार्म लैंड। इन सब का मिक्सचर जो है फार्म लैंड में अप्लाई करना है। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, ठीक है, इसमें कहीं भी कोई केमिकल नहीं है। तीसरी चीज़ है बीजामृत। अब जो सीड है उनको कैसे ट्रीट करना है। नॉर्मली सीड को बहुत अलग अलग मतलब सीड की जो है जर्मिनेशन साइकिल स्टार्ट करने के लिए, या सीड की कहा जाए तो डॉर्मेंसी ख़त्म करने के लिए बहुत सारे केमिकल से होके गुजरना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, इट इज़ अ कॉन्कॉक्शन ऑफ नीम लीव्स एंड पल्प, टोबैको एंड ग्रीन चिली प्रिपेयर्ड फॉर इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट, एंड दिस कैन बी यूज टू ट्रीट सीड। तो अब सीड का ट्रीटमेंट भी इन्होंने पक्का कर दिया। तीसरी चीज़ है मल्चिंग, अच्छदान। वो जो मल्चिंग कर देते हैं कि ताकि टॉप जो सॉइल है वो कवर रहे। इट प्रोटेक्ट्स टॉप सॉइल ड्यूरिंग कल्टीवेशन एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय इट बाय टिलिंग। इन्होंने भी एक तो नो टिलिंग को सपोर्ट किया है, क्योंकि जब एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग किसी सॉइल किट को टिल करते हैं ना, जुताई करते हैं, तो सॉइल हो जाती है पोरस। जब सॉइल पोरस हो जाएगी तो उसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो डिकम्पोज तेज़ी से होने लगेगा। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज होता है तो मीथेन गैस आती है एटमॉस्फेयर में, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो ज़ीरो टिलिंग फार्मिंग जो है, एक तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए ज़ीरो टिलिंग बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने क्या किया कि मल्चिंग मतलब पत्तियाँ हो गई और कुछ स्टेम हो गए और जो भी फोराज हो गया लीव्स का,
उससे टॉप सॉइल को ढक दिया गया है ताकि टॉप सॉइल जो है ख़राब ना हो कल्टीवेशन के टाइम। ठीक है। तीसरी चीज़ है वाप हास। इट इज़ अ कंडीशन वेयर देयर आर बोथ एयर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉइल, देयर बाई हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग इरीगेशन रिक्वायरमेंट। वाप हास का अर्थ ये है कि सॉइल मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करना ताकि बहुत ज़्यादा इरीगेशन रिक्वायरमेंट ना हो। कुछ ऐसा करना है कि जो सॉइल की मॉइस्चर है वो सॉइल में इंटैक्ट रहे, सॉइल ड्राई ना हो। एक चीज़ और बताना है कि जो टिलिंग होती है, जुताई, उससे सॉइल ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाती है, सॉइल का मॉइस्चर तुरंत उड़ जाता है। तो ये चारों चीज़ें जो हैं उनको याद रखिएगा, जीवामृत, बीजामृत, अच्छदान, वापास। अभी हमने थोड़ी देर पहले वाटर हायासिंथ की बात की थी, जो इन्वेजिव स्पीशीज़ है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और ये किसी भी लेक को मतलब लेक का यूट्रोफिकेशन कर देते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट ज़रूरत से ज़्यादा उसमें भर देते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। लेकिन वाटर हायासिंथ की एक खास बात ये होती है कि ये प्योरीफाई भी करते हैं वाटर को। दे कैन प्योरीफाई वाटर बाय टेकिंग सम टॉक्सिक मटीरियल्स एंड अ नंबर ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम वाटर। तो ये बहुत सारे हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो अगर मतलब ये दो धारी तलवार है, सीधी बात है वाटर हायासिंथ। तो अगर कुछ नहीं है तो वाटर हायासिंथ का यूज़ कर सकते हैं पानी को कुछ हद तक प्योरीफाई करने के लिए। ऑयल स्पिल के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। तो ऑयल स्पिल इन वाटर कैन बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ ब्रिगोली। ब्रिगोली एक बाय प्रोडक्ट है पेपर इंडस्ट्री का, रिजेंबलिंग सॉडस्ट। इसके अलावा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑयल जैपर। ऑयल जैपर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑयल स्पिल को नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में तोड़ देता है और इस तकनीक को कहते हैं बायो रीमीडिएशन। मतलब किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना जो एक टॉक्सिक कंपाउंड को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दे। तो ऑयल जैपर का नाम याद रखिएगा, ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑयल स्पिल को ट्रीट कर सकता है। ठीक है। नाउ इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट वी शुड plant eucalyptus tree along sewage ponds. These trees absorb all surplus waste water rapidly and release pure water vapor into the atmosphere. यूकेलिप्टस भी एक इन्वेजिव स्पीशी है और एलियन स्पीशी है। इंडिया की तो है नहीं यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का खास बात क्या है कि ये पानी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप किसी वेस्ट या किसी सीवेज पॉन्ड में के अगल बगल यूकेलिप्टस लगा दोगे तो जैसा कि मैंने बताया पानी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं यूकेलिप्टस। तो पानी में जो घुली हुई इम्प्योरिटीज़ है वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब ट्रांसपीरेशन के थ्रू प्योर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर को देते हैं। तो ये यूकेलिप्टस जो है बहुत टैक्टफुली यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद है वही बायो रीमीडिएशन टेक्निक जो मैंने आपको बताया ही अभी। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल जैपर हो गया, ओलिवोरस एस हो गया। ये क्या करते हैं कि दे डिग्रेड द पॉल्यूटेंट्स ऑफ ऑयल कंटेमिनेटेड साइट्स लिविंग बिहाइंड नो हार्मफुल रेसिड्यू। भाई ऑयल कंटामिनेशन एक टॉक्सिक कंपाउंड है, उसको इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं कि वो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये तो बता चुके हैं। अब आते हैं गंगा रिवर की केस स्टडी। ये जब आप कोई एस्से वगैरह लिखेंगे ना, कि जैसे पॉल्यूशन पे ये लिख दिया आपने कोई एस्से, या मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई एस्से पूछा गया आपसे, ठीक है, तो उस पर इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं कि भाई एक अच्छी खासी नदी है, उसको हर लेवल पे कैसे कैसे करके पॉल्यूट किया जा रहा है। तो ये गंगा रिवर का मैप है। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, पूरा फरक्का बैराज तक का मैप दिया हुआ है। ये एक्चुअली ये सिर्फ गंगा नदी का मैप नहीं है, ये गंगा रिवर बेसिन का मैप है, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडिंग यमुना। ये देखिए आप, चंबल जो है यमुना से मिल रही है, फिर बेतवा आके यमुना से मिली, फिर ये तमस नदी है ये आके यमुना से मिली, और यमुना आके गंगा से मिली। फिर ये अगर आप अपर गंजेटिक वैली देखिए तो गंडक, घाघरा, कोसी, ये सब आकर गंगा नदी से मिल रही है, ट्रिब्यूटरीज हैं सारी। तो एक ये अच्छा क्लियर कट मैप है, इसको आप देखें। गंगा रिवर, अब इसमें कुछ फैक्ट्स हैं। दिस रिवर फ्लोज थ्रू 5 स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। बट इट्स बेसिन कवर्स 11 स्टेट्स। इसकी बेसिन मतलब इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह मिलाकर, ठीक है, जो ये पूरा एक वाटर चैनल बन रहा है, इट कवर्स 11 स्टेट्स। उत्तराखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। राजस्थान में मैं बता दूं जहाँ पे नदियाँ बहुत कम है, वहाँ पे एक नदी है बनास। बनास नदी जो है चंबल से मिलती है,
और चंबल है यमुना की ट्रिब्यूटरी और यमुना है गंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है। द स्टोरी ऑफ पॉल्यूटिंग द होली गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम ऋषिकेश एंड कंटिन्यूज अप टू कोलकाता। ये होली की स्पेलिंग गलत है यार, देख लेना आप लोग। हरिद्वार, अब हरिद्वार वो ऐसी जगह है जहाँ पे पहली बार गंगा नदी प्लेन पर आती है। गंगोत्री से निकली, पूरा पिथौरागढ़ से होते हुए, मतलब सब देव प्रयाग वगैरह ये सारी चीज़ें हिली एरियाज है ना। हरिद्वार ऐसी जगह है जहाँ पे गंगा नदी पहली बार प्लेन में आती है। हरिद्वार में क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ BHEL एंड इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इनका वेस्ट जो है आके गंगा नदी में मिलता है। प्लस हरिद्वार में है कम्युनिटी बाथिंग, सब लोग एक साथ नहाते हैं। डिस्चार्ज ऑफ मिल्क पॉट्स फ्लावर्स कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद कानपुर में आते हैं, जहाँ जो जो लेदर इंडस्ट्री और टैनरीज के लिए बहुत फेमस है। वेस्ट फ्रॉम मोर देन 300 टैनरीज एंटर्स इनटू द रिवर। कानपुर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड। इंडस्ट्रियल ग्रेवयार्ड मतलब जो भी इंडस्ट्री का कचरा है, डिस्चार्ज है, वो सब गंगा नदी में जाता है। फिर उसके बाद इलाहाबाद, जहाँ पे यमुना जो है गंगा से आके मिलती है। तो इलाहाबाद में कुछ अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, जैसे नैनी हो गया, ये सारी चीज़ें। बस वहाँ पे क्या होता है, कुंभ मेला लगता है हर 12 साल में और बहुत ज़्यादा भीड़ एकत्रित करता है। वैसे भी वहाँ पे संगम है गंगा और यमुना का, तो वैसे भी भीड़ रहती है, लेकिन कुंभ मेला में तो फिर मतलब बहुत हो जाता है और इस तरह से रिवर जो है ख़राब होती है। वाराणसी में आ गया, वाराणसी में होता है पूजा पाठ बहुत, और ख़ासकर वहाँ पे अस्थियाँ बहाई जाती हैं। मणिकर्णिका और हरीशचंद्र घाट, नियरली 40,000 बॉडीज़ आर बर्न्ड एवरी ईयर। इन घाट के किनारे 40 लगभग हर साल 40,000 बॉडीज़ जलाई जाती हैं। तो उनका जो ऐश वगैरह है, राख है, वो कहाँ विसर्जित की जाएंगी, वही गंगा नदी में, बनारस के किनारे। देन गंगा फ्लोज अलॉन्ग पटना एंड टॉलरेट्स टॉक्सिक डिस्चार्ज फ्रॉम बाटा फैक्ट्री एंड डिस्चार्ज फ्रॉम प्लिथोरा ऑफ डिस्टिलरीज। ये सिंपल एक आपको बताया जा रहा है कि गंगा नदी हरिद्वार से होते हुए कानपुर में, इलाहाबाद में, पटना में, बरौनी में किस तरीके से पॉल्यूट होती चली जा रही है। सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा लाइक गोमती, तो वहाँ पे क्या है, शुगर मिल्स का डिस्चार्ज होता है। सोन रिवर अपने शहडोल वाली, दामोदर एंड काली आर ऑल्सो बैडली पॉल्यूटेड। तो ये जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो अलग अलग पॉइंट में गंगा नदी से आके मिलती हैं, वो सब कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हैं। वो सारा पॉल्यूटेड नदियाँ एक साथ आके गंगा नदी से मिलती हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन, 4 of the 11 hydro power projects on the upper reaches of river Ganga's tributary are violating Ganga ecological flow norms। अच्छा, क्या होता है कि हर नदी की अपनी एक क्लेंजिंग वेलोसिटी होती है। जैसे कोई रिवर है तो ये लोएटिक वाटर बॉडी होती है, मतलब ये बहती रहती है। तो इस अगर आप थोड़ा बहुत कुछ कचरा फेंकते भी हैं किसी रिवर में, तो बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी वो कचरा को बहाते हुए या कचरे को तोड़ते हुए, डिसइंटीग्रेट करते हुए अपने साथ ले जाती है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इस क्लेंजिंग वेलोसिटी को कम कर दिया जाए डैम्स वगैरह बनाकर, ठीक है, और ख़ासकर अपर रीचेज़ में, मतलब ये उत्तराखंड वगैरह में जो डैम है, वहाँ तो डैम बनाया ही नहीं जाना चाहिए कायदे से। तो वो जो है इकोलॉजिकल फ़्लो है जो रिवर का, वो तोड़ते हैं, वो कम करते हैं, तो पॉल्यूशन इससे और ज़्यादा होता है और एग्रावेट होता है। अब गंगा को स्वच्छ करने के लिए क्या क्या किया गया, तो पहले गंगा एक्शन प्लान के बारे में देखते हैं जल्दी से। It was the first ever river action plan that was taken up by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 1985 to improve the water quality by the interception, diversion and treatment of domestic sewage। तो भाई डोमेस्टिक सीवेज की प्रॉब्लम जो है 1985 में सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई कि भाई गंगा नदी पॉल्यूट हो रही है। ठीक है। उस समय की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट रहा होगा, उसने गंगा एक्शन प्लान चलाया। फिर आ जाते हैं नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी। It was formed by the Government of India in the year 2009 under Section 3 of Environment Protection Act 1986. It was later replaced by National Mission on Clean Ganga। ये 2009 में एक नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी बनी थी। फिर उसके बाद 2016 में नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा आ गया, तो इसको हटा दिया गया। 2016 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, मतलब मोदी जी की सरकार आ गई थी 2014 में ही, तो उन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को उठाया, उस हिसाब से बदलाव करते गए। Namami Gange program is an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014
to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution and conservation and rejuvenation of national river Ganga. गंगा के पॉल्यूशन को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए और रिजुविनेट करने के लिए ये प्रोग्राम नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया। इस समय उसका फ़ेज़ 2 चल रहा है। पहला फेज़ था 2014 से 19, अब 2019 से शायद 24 तक चलेगा फ़ेज़ 2। इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, निर्मल धारा और अविरल धारा। सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव है, निर्मल धारा, अविरल धारा। निर्मल धारा क्या है? टू एंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एंड रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा बाय अडॉप्टिंग अ रिवर बेसिन अप्रोच। रिवर बेसिन अप्रोच अपनाना है, जैसा कि मैप में दिखाया गया आपको कि अगर आप सिर्फ गंगा नदी को जो है क्लीन कर दोगे और गोमती नदी और क्या नाम है ये जो शारदा नदी है जो उधर उत्तराखंड से आ रही है, गोमती नदी लखनऊ से आ रही है, उनको आप क्लीन नहीं करोगे, वो हैं पूरी तरह से पॉल्यूटेड। तो फिर जब गंगा नदी से आके मिलेंगी एज अ ट्रिब्यूटरी तो गंगा नदी ऑटोमेटिकली पॉल्यूट होगी। तो रिवर एज अ बेसिन मतलब पूरा बेसिन को लेकर चलना है और साफ़ करना है। अविरल धारा, वो जो हम लोग ने इकोलॉजिकल फ्लो की बात की थी कि धारा बनी हुई होनी चाहिए, धारा प्रवाह नहीं रुकना चाहिए गंगा नदी का। टू मेंटेन मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लोज इन द रिवर गंगा विद द एम ऑफ इंश्योरिंग वाटर क्वालिटी एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके अगल बगल जो डेवलपमेंट हो भी रहे हैं, चाहे वो डैम बनाए जाएँ या कुछ भी चेक डैम्स बनाए जाएँ या हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज़ से बनाए जाएँ, तो वो ऐसे बनाए जाने चाहिए कि उनका इन्वायरमेंट पे कोई ख़राब इम्पैक्ट ना पड़े और ना ही गंगा नदी का फ्लो इम्पैक्ट हो। फिर इस मिशन के पिलर्स क्या क्या हैं? एक तो है सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी सीवेज डायरेक्टली गंगा नदी से आके नहीं मिलना चाहिए, उसका पहले ट्रीटमेंट हो, उसके बाद उसे डिस्चार्ज किया जाए। एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, ऐसी 17 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका ऑनलाइन मॉनिटरिंग होता है कि वो कितना एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रही हैं। फिर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड रिवर सरफेस क्लीनिंग, इन चीज़ों को के लिए गंगा एक्शन टास्क फोर्स भी लगाया गया है। ठीक है, कि ताकि किसी भी तरीके का कचरा ना फेंका जाए, मतलब गंगा नदी के आसपास जो है किसी भी तरीके का डेवलपमेंट ना हो, रेत का खनन ना हो। ठीक है, कैचमेंट एरिया पे कोई घर ना बना ले। ठीक है, इसके लिए एक बाकायदा गंगा एक्शन टास्क फोर्स का भी निर्माण किया गया है। बायोडाइवर्सिटी एंड एफॉरेस्टेशन, ठीक है। और चौथा है पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में एक जन जागृति होनी चाहिए कि भाई गंगा नदी को पॉल्यूट नहीं करना है।